हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे AI की सहायता से SSC GD का GK एंड GS का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि डॉट्स को कनेक्ट करना है। एकदम सही कहा आपने। और श्रोताओं तक इस ज्ञान को तेजी से और बिना किसी इन्फो ओवरलोड के पहुंचाने के लिए आज हम एक बेहद दिलचस्प क्विज मास्टर फॉर्मेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये चीजों को मजेदार तरीके से समझने का बढ़िया तरीका है। तो चलिए इस जीवंत संग्रहालय का पहला दरवाजा खोलते हैं। मैं सवाल और उसके विकल्प पढ़ूंगी और फिर हम मिलकर सही उत्तर और उसके पीछे का कारण जानेंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं आधुनिक भारत की तकनीकी उपलब्धियों से। ये रहा प्रश्न 1। भारतीय वायुसेना को इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर या IJT विमान पट्टे पर देने के लिए किसने सहमति दी है? इसके ऑप्शंस क्या हैं? विकल्प हैं A. DRDO, B. ISRO, C. HAL या D. टाटा एरोस्पेस। अगर हम विकल्पों को देखें तो इसरो अंतरिक्ष के लिए है और विमान निर्माण की बात है, इसलिए सही उत्तर है C. HAL। बिल्कुल। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मुख्य रूप से विमानों के निर्माण और प्रोडक्शन का काम करता है, जबकि DRDO का पूरा फोकस सिर्फ नई रक्षा तकनीकों के रिसर्च और डेवलपमेंट पर होता है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी दूं तो DRDO एक लैब है जहां भविष्य के हथियार का डिजाइन बनता है और HAL वो फैक्ट्री है जहां उस डिजाइन को हकीकत में बदला जाता है। एकदम सटीक उपमा है। और जब कोई देश रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनता है ना, तो वो वैश्विक स्तर पर बहुत मजबूत हो जाता है। सही बात है। और राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थान देश को मजबूत बनाते हैं, उनके बाद अब बात करते हैं उन इंसानों की जो अपनी मेहनत से देश का नाम रोशन करते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न 2। पद्म पुरस्कार विजेता सुधा सिंह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? इसके विकल्प हैं A. टेबल टेनिस, B. एथलेटिक्स, C. तैराकी या D. शूटिंग। तो सही जवाब क्या है? खेल और सम्मान से जुड़े इस प्रश्न का सही उत्तर है B. एथलेटिक्स। हाँ, और श्रोताओं को याद दिला दें कि ये नागरिक सम्मान एक पदानुक्रम में आते हैं। मतलब सबसे ऊपर असाधारण सेवा के लिए पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और आखिर में प्रतिष्ठित सेवा के लिए पद्मश्री दिया जाता है। ये मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है। मतलब एक एथलीट की सालों की वो खामोश मेहनत जब एक राष्ट्रीय सम्मान में बदलती है तो पूरे समाज पर इसका असर होता है। खैर, आधुनिक एथलीट्स के सम्मान से अब हम उस दौर में चलते हैं जब कला ने पूरे देश को जगाने का काम किया था। कला का प्रभाव तो हमेशा से बहुत गहरा रहा है। बिल्कुल। कला कैसे एक आंदोलन की आवाज बन सकती है, ये हमारा अगला एग्जिबिट बताता है। प्रश्न 3। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता की प्रसिद्ध छवि को एक तपस्विनी के रूप में किसने चित्रित किया था? इसके ऑप्शंस काफी क्लोज होंगे। हाँ, विकल्प है A. सत्येंद्रनाथ टैगोर, B. रविंद्रनाथ टैगोर, C. अवनींद्रनाथ टैगोर या D. बंकिम चंद्र चटर्जी। और इस ऐतिहासिक प्रश्न का सही उत्तर है C. अवनींद्रनाथ टैगोर। 1905 के बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से निकली इस पेंटिंग में ना, भारत माता को 4 भुजाओं वाली एक शांत सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया था, जिनके हाथों में शिक्षा, दीक्षा, अन्न और वस्त्र के प्रतीक मौजूद थे। वाओ, जरा सोचिए, उस समय बंगाल का विभाजन हो रहा था, चारों तरफ उथल-पुथल थी। ऐसे में अवनींद्रनाथ टैगोर ने उन्हें एक आक्रामक योद्धा नहीं बल्कि एक वैरागी तपस्विनी दिखाया। इसमें जो शिक्षा और दीक्षा का प्रतीक है वो हमें सीधे वेदों के प्राचीन ज्ञान की तरफ ले जाता है। बिल्कुल, हमारे सबसे पुरानी ज्ञान के स्रोत। तो कला में छिपे इस ज्ञान से अब हम वेदों की गहराइयों में उतरते हैं। प्रश्न 4। ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध का उल्लेख किया गया है? विकल्प क्या है? विकल्प हैं A. 3 मंडल में, B. 7वें मंडल में, C. 9वें मंडल में या D. 10वें मंडल में। इस प्राचीन इतिहास के प्रश्न का सही उत्तर है B. 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 10 मंडलों में से इस 7वें मंडल में परुष्णी यानी आज की रावी नदी के तट पर लड़े गए युद्ध में राजा सुदास की विजय का वर्णन है। और ये भी ध्यान रहे कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र 3 मंडल में स्थित है। ये बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। मतलब एक तरफ 3 मंडल जहां गायत्री मंत्र के रूप में शांति है
और वहीं 7वां मंडल सत्ता और संसाधनों के लिए लड़े गए भयंकर युद्ध का दस्तावेज है। हाँ, क्योंकि मानव सभ्यता की शुरुआत से ही नदियों का पानी और जमीनें कबीलों के बीच संघर्ष का कारण रही हैं। सही बात है। और प्राचीन काल में इन्हीं नदियों के किनारे जो ज्ञान और मंत्र रचे गए, वे आगे चलकर हमारी शास्त्रीय कलाओं का आधार बने। लेकिन आज के दौर में इन कलाओं को जिंदा कैसे रखा जाए? इसके लिए हमें संस्थागत ढांचों की जरूरत पड़ी। एकदम। और इसी से जुड़ा है हमारा प्रश्न 5। भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता कौन प्रदान करता है? विकल्प है ए ललित कला अकादमी, बी संगीत नाटक अकादमी, सी साहित्य अकादमी या डी इंटैक्ट। इसका जवाब तो विकल्पों से ही काफी साफ हो जाता है। हाँ, सही उत्तर है बी संगीत नाटक अकादमी। भारत में कलाओं को बचाने के लिए काम बटा हुआ है। संगीत नाटक अकादमी नृत्य और रंगमंच के लिए है, जबकि ललित कला अकादमी विजुअल आर्ट्स के लिए और साहित्य अकादमी किताबों या साहित्य के लिए बनी है। तो ये संस्थाएं देश की कला का प्रशासन चलाती हैं। अब कला के प्रशासन से निकलकर हम सीधे राज्य के प्रशासन की ओर चलते हैं, यानी राजनीति और संविधान की तरफ। बिल्कुल। राज्य का प्रमुख कैसे काम करता है, इस पर है प्रश्न 6। राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन सुनिएगा। ए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, सी उसकी नियुक्ति 6 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए होती है, या डी वह लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। हाँ, इनमें से जो कथन गलत है वो है सी, उसकी नियुक्ति 6 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए होती है। असल में संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता। वो केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के आधार पर ही पद धारण करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक केंद्र सरकार चाहेगी तभी तक राज्यपाल अपने पद पर रहेगा। ये राज्यों पर केंद्र का कंट्रोल बनाए रखने की एक रणनीति है। खैर, राज्यों से अब हम केंद्र यानी लोकसभा की ओर रुख करते हैं, जहां नीतियां बनती हैं। हाँ, और लोकतंत्र तभी सफल है जब हर वर्ग की आवाज सत्ता तक पहुंचे। इसी समावेशी विचार से आता है प्रश्न 7। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? इसके विकल्प क्या हैं? विकल्प है ए अनुच्छेद 325, बी अनुच्छेद 330, सी अनुच्छेद 335 या डी अनुच्छेद 320। और सही उत्तर है बी अनुच्छेद 330। और वर्तमान लोकसभा में इस अनुच्छेद के तहत एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं, जबकि राज्य विधानसभाओं के लिए ये काम अनुच्छेद 332 के तहत होता है। तो ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये गारंटी है कि नीति निर्माण की टेबल पर हर वर्ग का व्यक्ति बैठेगा। अब राजनीति और देश के बड़े सिस्टम से निकलकर एक आम इंसान की जिंदगी को देखते हैं। बिल्कुल, नीतियां चाहे संसद में बने, असर तो आम इंसान की जेब पर ही पड़ता है। तो सीधे आपकी जेब और बैंक खाते की बात करते हैं। प्रश्न 8। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में मुख्य अंतर क्या है? मैं चारों विकल्प पढ़ती हूँ। ए डेबिट कार्ड केवल ऑनलाइन चलता है, बी क्रेडिट कार्ड के लिए पिन नहीं चाहिए, सी डेबिट कार्ड बैंक खाते से पैसे काटता है, क्रेडिट कार्ड से ऋण लिया जाता है, या डी क्रेडिट कार्ड पर ब्याज कम होता है। इसका जवाब तो सबको पता होना चाहिए। एकदम सही उत्तर है सी। डेबिट कार्ड बैंक खाते से पैसे काटता है और क्रेडिट कार्ड से ऋण लिया जाता है। आसान भाषा में समझें तो डेबिट कार्ड यूज करने पर आपका अपना पैसा तुरंत कटता है बिना किसी ब्याज के। वहीं क्रेडिट कार्ड बैंक का एक शॉर्ट टर्म लोन है जिसमें देरी होने पर भारी ब्याज लगता है। मतलब क्रेडिट कार्ड में पैसा आपका नहीं बैंक का होता है, और यही लोग अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। खैर, धन की सुरक्षा से अब देश की सीमाओं की सुरक्षा पर आते हैं, जो कि अकेले नहीं की जा सकती। बिल्कुल, पड़ोसियों के साथ मिलकर रणनीतियां बनानी पड़ती हैं। प्रश्न 9। भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ? विकल्प है ए 15वां, बी 16वां, सी 18वां या डी 17वां। सही उत्तर है सी 18वां संस्करण। इस अभ्यास का मेन फोकस पर्वतीय इलाकों में एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्यों में एक दूसरे का सहयोग करना है।
आपदा राहत की बात आई है तो प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ा हमारा अगला एग्जिबिट देखते हैं। प्रश्न 10। भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विकल्प क्या हैं? विकल्प है ए बैरोग्राफ, बी अमीटर, सी सिस्मोग्राफ या डी क्रोनोमीटर। ये थोड़ा साइंटिफिक है। हाँ, और सही उत्तर है सी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जमीन के अंदर उठने वाली भूकंपीय तरंगों का एक ग्राफिकल रिकॉर्ड बनाता है, जबकि रेक्टर स्केल उस भूकंप की तीव्रता मापता है और मर्कली स्केल उससे हुए विनाशकारी प्रभाव को दर्शाता है। मतलब सिस्मोग्राफ सिर्फ हलचल को पकड़ता है। और आपको पता है, धरती की हलचलें हमेशा विनाश ही नहीं लाती, कभी-कभी इनसे बहुत सुंदर प्राकृतिक नज़ारे भी बनते हैं। हाँ, पहाड़ और झरने भी तो इन्हीं भौगोलिक बदलावों का हिस्सा है। सही कहा। इसी सुंदरता से जुड़ा है प्रश्न 11। हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? विकल्प है ए स्वर्णरेखा नदी, बी महानदी, सी दामोदर नदी या डी गोदावरी नदी। इसका जवाब है सही उत्तर है ए स्वर्णरेखा नदी। ये झारखंड के रांची में छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। स्वर्णरेखा नदी के रास्ते में अचानक जो ढाल आ जाती है ना, उसी की वजह से ये 98 मीटर ऊंचा जलप्रपात बनता है। वाओ, 98 मीटर! नदियां तो हजारों सालों से अपने प्राकृतिक अधिकार से बह रही हैं, लेकिन जब इंसानों की बात आती है तो हमारे अधिकार प्राकृतिक नहीं बल्कि संविधान से तय होते हैं। पर इंसानी अधिकारों का ये सफर कभी भी सीधा और शांत नहीं रहा है। बिल्कुल। नदियों के अधिकार क्षेत्र से निकलकर अब हम नागरिकों के अधिकारों पर आते हैं। प्रश्न 12। किस संविधान संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास मौलिक अधिकारों को कम करने की शक्ति है? ऑप्शंस क्या हैं? विकल्प है ए 24वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 44वां संशोधन या डी 25वां संशोधन। ये भारतीय न्यायपालिका का बहुत निर्णायक मोड़ था। एकदम सही उत्तर है ए 24वां संशोधन। 1967 के गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छू सकती, तो इसके जवाब में 1971 में 24वां संशोधन लाया गया, जिसने संसद को ये शक्ति वापस दे दी। श्रोताओं के लिए ये समझना जरूरी है कि हम यहाँ कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। ये बस विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के खिंचाव का एक क्लासिक उदाहरण है। खैर, कानून की इन परतों से अब हम जमीन की परतों की बात करते हैं। भूगोल पर वापस लौटते हैं। हाँ। प्रश्न 13। उत्तरी मैदान का वह सबसे बड़ा भाग कौन सा है जो पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना है? विकल्प है ए खादर, बी बांगर, सी भाबर या डी तराई। इसमें अक्सर खादर और बांगर को लेकर कंफ्यूजन होता है। पुरानी मिट्टी की बात हो रही है, तो सही उत्तर है बी बांगर। भूआकृति विज्ञान में बांगर ऊंचे इलाकों की पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जहां कंकड़ पाए जाते हैं, जबकि खादर नदी के पास वाली नई और अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। तो पृथ्वी की इस जीवनदायी मिट्टी से अब समय आ गया है कि हम अपनी नजरें उठाएं और सीधे आसमान की ओर देखें, क्योंकि ब्रह्मांड में मिट्टी सिर्फ पृथ्वी पर नहीं है। बिल्कुल, अंतरिक्ष की मिट्टी तक चलते हैं। प्रश्न 14। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ए शुक्र, बी मंगल, सी शनि या डी बुध। मुझे लगता है ये आज का सबसे आसान सवाल है। एकदम सही उत्तर है बी मंगल। और ये लाल क्यों है? क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड यानी लोहे का जंग बहुत ज्यादा है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, और यहीं पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स स्थित है, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। ये ग्रह भले ही शांत और लाल हो, लेकिन हमारे इंसानी इतिहास में लाल रंग अक्सर उथल-पुथल और क्रांति का प्रतीक रहा है। भारत की सबसे बड़ी क्रांति की तरह। सही कहा। अंतरिक्ष की खामोशी से वापस लौटते हैं भारत की जमीन पर। हम अपने आखिरी एग्जिबिट पर पहुंच चुके हैं। प्रश्न 15। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? विकल्प क्या है? विकल्प है ए रानी लक्ष्मीबाई, बी बेगम हजरत महल, सी नाना साहब या डी तात्या टोपे। आधुनिक इतिहास के इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही उत्तर है बी बेगम हजरत महल। 1857 का ये संग्राम बहुत ही विकेंद्रीकृत था। जहां लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, वहीं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे और दिल्ली में बहादुर शाह जफर इसका नेतृत्व कर रहे थे। वाओ! बिना किसी इंटरनेट या सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन के
इतनी बड़ी क्रांति। तो इसी ऊर्जा से भरे प्रश्न के साथ हमने आज के ज्ञान के जीवंत संग्रहालय के सभी 15 एग्जिबिट्स पूरे कर लिए हैं। इस विचार के साथ आपको छोड़ते हैं, अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए।